हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पर। जैसा कि पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने देखा रासायनिक और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, इनके बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद हमने ये भी देखा रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, रासायनिक अभिक्रिया जो है उसको किस प्रकार लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। इन सभी पहलुओं पर हम पिछले दो वीडियो में बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पर, कि जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको दो प्रकार बताए थे, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये हमने देखा था कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, तथा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा खर्च होती है अर्थात ऊष्मा का अवशोषण होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, उसे हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के आधार पर कि इसमें जो है किस प्रकार अभिकारक और उत्पाद टूटते और बनते हैं। इस आधार पर हम जो है रासायनिक अभिक्रियाओं की बात आज करेंगे। तो जो आपके अभिकारक और उत्पादों में जो अभिक्रिया होती है, अभिकारकों की मेनली जो अभिकारक के अंदर जो अभिक्रियाएं होती हैं उसी के फलस्वरूप उत्पाद का निर्माण होता है। तो अभिकारक के अंदर किस प्रकार अभिक्रिया हो रही है, उसका टाइप किस प्रकार का है, उस आधार पर आपकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। तो ये पांचों प्रकार आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो हमारा पहला प्रकार है जो रासायनिक अभिक्रिया का, वो है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आइए समझा जाए संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो जब मैंने आपको रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका बताया था तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखते समय हम जो है मिडिल में एक एरो का निशान यूज करते हैं। उसके बाईं ओर वाले जितने भी आपके पदार्थ होते हैं वो आपके अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक, या उनको आप रिएक्टेंट कहते हो। रिएक्टेंट जो रिएक्शन करते हैं और उन्हीं अभिकारकों की क्रिया के फलस्वरूप आपका प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है आपका? 2 या 2 से अधिक पदार्थ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग डेफिनेशन को, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। समझ रहे हो बात को? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस रासायनिक अभिक्रिया को आप संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर ये देखिए एग्जांपल मैंने लिखा है, जैसे ये आपको एरो दिखाई दे रहा है ना, उसके बाईं ओर आपके लिए अभिकारक है, क्या है? रिएक्टेंट है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ए और बी आपके जो है रिएक्टेंट है, अभिकारक है। इन दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप आपका जो है प्रोडक्ट सी बनेगा। तो आप देख रहे हो अभिकारक 2 है जबकि उत्पाद आपका 1 है, अर्थात अभिकारकों का संयोजन हो गया। जब उत्पाद आपका बना है तो उत्पाद बनने के पीछे जो आपका प्रक्रम है उसमें यही हुआ है कि आपका जो अभिकारक है वो संयोजित हो गया है, मिल गया है, आपस में जुड़ गया है। तो ऐसी अभिक्रिया आपकी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है? जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक, या आप ऐसे भी कह सकते हो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके या आपस में अभिक्रिया करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस रासायनिक अभिक्रिया को आप संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गई बात? यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, देखिए ध्यान से। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आपका कोयले का दहन। ठीक है? जब कार्बन को जो है आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हो तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2 अभिकारक आपको नजर आ रहे हैं। एक आपका कार्बन है जो ठोस अवस्था में है, सॉलिड स्टेट में है, इसलिए ब्रैकेट में हमने स्मॉल s लिखा हुआ है, जबकि आपकी ऑक्सीजन जो है वो गैस है। तो जब आप कोयले का दहन करवाते हो ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है? तो आप देख रहे हो अभिकारक 2 थे, दोनों संयोजित होकर के एकल उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड बना दिए, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो गया। तो ये आपका जो है
संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्लियर। दूसरा उदाहरण देखिए, ये है आपका जल का निर्माण। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया आप करवाते हो तो आपका जो है क्या बनता है, जल बनता है। और मैंने आपको बताया था ये रिएक्शन होने के लिए हमें थोड़ा प्रेशर की जरूरत होती है, दाब की जरूरत होती है। तो जब जो है उचित दाब पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें आपस में अभिक्रिया करती हैं, संयोजित होती हैं, तो आपका जल का निर्माण होता है। क्लियर होगी बात। तो ये भी आपकी संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन। यहाँ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसों का संयोग हुआ है और जो है आपका जल का निर्माण हो गया है। क्लियर होगी बात। तो संयोजन अभिक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिल करके या आपस में अभिक्रिया करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। दो रिएक्टेंट और एक आपका प्रोडक्ट। ठीक है। आइए अब दूसरे टाइप की बात करते हैं। दूसरा है हमारा वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूट जाना। वियोजन का मतलब क्या होता है? टूट जाना, ब्रेकिंग हो जाना, ब्रेक हो जाना। इसमें क्या होता है कि आपका एक अभिकारक, जो अभिक्रिया करने वाला आपका अभिकारक है वो एकल होता है, एक होता है, और वही अभिकारक जो है आपका एक से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। समझ में आ गई बात? एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक एक से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, उसे हम जो है वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये होती है आपकी वियोजन अभिक्रिया। अब ये जो आपकी वियोजन अभिक्रिया है ये भी कई तरह की हो सकती है, क्योंकि वियोजन कराने के कई तरीके होते हैं। ठीक है। आपको अभिकारक के जो है अभिकारक को वियोजित करने के लिए आपके पास कई उपाय होते हैं, कई तरीके से आप अभिकारक को वियोजित करके एक से अधिक उत्पाद बना सकते हो। तो कौन कौन से प्रमुख तरीके हैं हमारे? तो लिख देता हूं मैं, यहाँ तक ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट है हमारा ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन। दूसरा है हमारा वैद्युत वियोजन, वैद्युत वियोजन। और थर्ड टाइप हमारा है प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। ठीक। तो समझिए बात को। ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा का मतलब आपको पता ही है, हीट, ताप यानी। ठीक है। तो जब ऊष्मा की सहायता से यानी किसी भी अभिकारक को गर्म करने पर अगर वो वियोजित हो जाए तो हम कहेंगे वहां पर ऊष्मीय वियोजन हुआ है। क्या हुआ है? ऊष्मीय वियोजन हुआ है। जैसे यहाँ पर मैंने ऊष्मीय वियोजन का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लिखा है, ध्यान से देखिए। जब आप फेरस सल्फेट को FeSO4 को गर्म करते हो, इस सॉलिड स्टेट में होता है आपका क्रिस्टल है। जब आप फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करते हो, ये हरे रंग का क्रिस्टल होता है, जब आप जो है इसको ताप देते हो, ऊष्मा देते हो, गर्म करते हो, तो ये आपका वियोजित हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। देख रहे हो ना, जब FeSO4 को जब आप ऊष्मा दोगे, जब आप गर्म करोगे तो आपका फेरिक ऑक्साइड बनेगी। क्या बनेगी? फेरिक ऑक्साइड, जो कि सॉलिड होगी और साथ में आपकी दो गैसें निकलेंगी, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लियर हो गई बात? ये आपका जो है ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण है। तो जब आप फेरस सल्फेट को गर्म करते हो तो ये हरे रंग का फेरस सल्फेट आपका फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है, जिसका रंग आपका भूरा लाल होता है। कैसा होता है? भूरा लाल। और साथ में आपकी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसें भी निकलती हैं। क्लियर होगी बात? सेकंड एग्जांपल देखिए वैद्युत वियोजन का। तो वैद्युत वियोजन से आप क्या समझेंगे? जब वियोजन जो है विद्युत धारा की सहायता से कराया जाए, इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से जब आप वियोजन करवा दें, अभिकारक को वियोजित कर दें, तो वो आपकी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी वैद्युत वियोजन। क्या कहलाएगी? वैद्युत वियोजन कहलाएगी। तो वैद्युत वियोजन में क्या होता है कि हम वैद्युत वियोजन कराने के लिए जो है सेल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे आपके जो क्या कहते हैं, कैथोड और एनोड, दो आपके वो होते हैं। जैसे जो आपका सेल होता है उसमें आपके जो है दो ध्रुव होते हैं, एक को आप कैथोड कहते हो और एक को आप एनोड कहते हो, है ना। तो जब आप बैटरी से जोड़ देते हो तो आपका उसमें उस सेल में आपके दो सिरे होते हैं, उनमें एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। तो जब आप उसमें जो है किसी ऐसे पदार्थ को डालते हो जो द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, जिसके एक सिरे पर आंशिक धनावेश और दूसरे सिरे पर आंशिक
ऋण आवेश होता है तो आप जो है उसका वियोजन आप वैद्युत की सहायता से करा सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से करा सकते हो। तो आप जो है वैद्युत सेल के द्वारा इसको आसानी से समझ सकते हो। जो आपका वैद्युत सेल होता है उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक आपका कैथोड होता है और एक आपका एनोड होता है। तो कैथोड को आप जो है ऋण इलेक्ट्रोड भी कहते हो और एनोड को आप धन इलेक्ट्रोड भी कहते हो। समझ रहे हो ना बात को? तो जैसे ही आप जल को, लिक्विड जो आपका जल है, जल को आप जैसे ही अब वैद्युत सेल में मान लो आपने जल को डाल दिया, तो जल एक द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, आपको पता है ना। इसमें जो है हाइड्रोजन आबंधन पाया जाता है, हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक धन आवेश और ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक ऋण आवेश होता है। जो आपका जल है उसमें वो द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। द्विध्रुव क्या होता है? कोई भी ऐसा यौगिक, कोई भी ऐसी व्यवस्था जिसमें जो है दो आवेश एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर स्थित होते हैं, एक पर जो है आंशिक धनावेश होता है, एक पर आंशिक ऋणावेश होता है। तो जो आपका जल है वो भी एक द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तो जल जो आपका यौगिक है उसमें हाइड्रोजन के ऊपर जो है आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक ऋणावेश होता है। अब ये कैसे होता है जब आप जो है आगे की क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे आप। अभी इतना ही जानिए कि जल जो है द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। एक सिरे पर हाइड्रोजन के ऊपर धनावेश होता है और ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक ऋणावेश होता है। तो जब आप जो है उसको विद्युत सेल की सहायता से जो है आप उसका वियोजन करते हैं जल का, तो क्या होता है कि इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक आपका कैथोड होता है और एक आपका एनोड होता है। तो कैथोड को आप ऋण इलेक्ट्रोड कहते हो। तो जो आपका ऋण इलेक्ट्रोड कैथोड होता है वो जल के धन सिरे को यानी हाइड्रोजन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, हाइड्रोजन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। क्योंकि आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपके आवेश होते हैं उनमें अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो जब आपका विद्युत सेल का जो कैथोड होता है, जो आपका धन इलेक्ट्रोड होता है, वो जल के ऋण आवेश को यानी ऐसा हिस्सा जल का जिस पर आंशिक ऋण आवेश है, जैसे हाइड्रोजन जो है धन आवेश है जिसके ऊपर, जैसे हाइड्रोजन के ऊपर धन आवेश है, तो हाइड्रोजन को जो है आपका विद्युत सेल का जो कैथोड है वो अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, जबकि आपका जो एनोड है वो ऑक्सीजन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो जल वियोजित हो जाएगा। तो कैथोड पर आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी और एनोड पर आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगी और जल आपका वियोजित हो जाएगा। ठीक, आने वाली क्लासेस में हम जो है सेल बना करके बात करेंगे उसकी, अभी यहाँ नहीं कर रहे हैं। अभी आप यहाँ इतना ही जानिए कि विद्युत वियोजन भी हम करा सकते हैं। तीसरा प्रकार है हमारा प्रकाशीय वियोजन। तो जब भी किसी अभिकारक का वियोजन प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो आपकी अभिक्रिया को प्रकाशीय वियोजन कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखिए ये आपका है सिल्वर क्लोराइड, क्या है? AgCl सिल्वर क्लोराइड है, आपका ये सॉलिड होता है, क्रिस्टल है सिल्वर क्लोराइड का। तो अगर सिल्वर क्लोराइड को आप जो है प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश में ला करके रख देंगे तो क्या होगा? उसमें से क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। ऑक्सीजन क्लोरीन जो होगी वो जल से प्रकाश की उपस्थिति में जो है क्या करेगी? वियोजित हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी और आपका जो है शुद्ध सिल्वर धातु जो है शेष बची रह जाएगी। क्लियर होगी बात? तो ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज को एक बार ध्यान से समझ लीजिए कि जब आप जो है सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश में ला करके रख देते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ले ला करके रख देते हो, तो क्या होता है कि आपकी क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है और आपको जो है क्या मिल जाता है? शुद्ध सिल्वर धातु प्राप्त हो जाती है। ठीक, तो ये आपके जो है वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। तो हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया तीन तरह की, ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। जब ऊष्मा की सहायता से वियोजन होगा तो ऊष्मीय वियोजन, जब जो है वैद्युत की सहायता से, इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से वियोजन होगा तो वैद्युत वियोजन, और जब प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन होगा तो प्रकाशीय वियोजन। क्लियर है? तो जब आपका एकल अभिकारक अभिक्रिया के द्वारा वियोजित होकर के एक से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है तो आपकी वह रासायनिक अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर? तो दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। अब आइए तीसरे की बात कर लेते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, इस विस्थापन अभिक्रिया को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूट का मतलब आपको पता होगा। सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे के स्थान पर आने वाला, किसी दूसरे के स्थान पर आने वाला। जैसे आपने क्रिकेट में भी सुना होगा सब्स्टिट्यूट फील्डर आता है ना। जैसे जब क्रिकेट खेल रहा है कोई खिलाड़ी, अगर कोई चोटिल वगैरह हो गया, जैसे या कोई बैट्समैन बल्लेबाजी कर रहा है तो वो चोटिल हो गया, तो वहां पर क्या होता है कि उसकी जगह किसी दूसरे प्लेयर को भेजा जाता है, तो हम उसको बोलते हैं कि सब्स्टिट्यूट प्लेयर आया है ना। सेम उसी तरह यहाँ भी होता है। विस्थापन अभिक्रिया जो आपकी होती है उसमें क्या होता है कि
एक धातु आपकी हटती है और उसका स्थान दूसरी धातु ले लेती है। समझ गए बात को? एक धातु आपकी हटेगी और उसका स्थान दूसरी धातु ले लेगी। आइए एग्जांपल के द्वारा समझते हैं बात को। जैसे मान लीजिए आपका एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पर विस्थापन का नीचे लिख दे रहा हूँ। जैसे आपके पास आयरन है Fe सॉलिड, प्लस आपके पास कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है CuSO4 है आपके पास, कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये एक्वस है, जलीय है, एक्वस, ठीक। तो रिएक्शन होगा इनमें, तो बनेगा आपका FeSO4 प्लस Cu कॉपर, ठीक है, सॉलिड, और ये आपका एक्वस। क्लियर? समझिए बात में। यहाँ पर ये है आपका आयरन धातु है ये आपकी, ठीक है। और ये है आपका कॉपर सल्फेट, ठीक। और ये आपका जो बना है ये है फेरस सल्फेट, ठीक। और ये है आपकी कॉपर धातु। अब ध्यान से देखिए इस रिएक्शन में क्या हुआ है। यहां पर आप देख रहे हो कि आयरन और कॉपर सल्फेट का जब हमने रिएक्शन करवाया तो आपको पता है जो आपका कॉपर सल्फेट जो यौगिक है उसमें दो पार्ट हैं आपके CuSO4 में। पहला है आपका Cu2+ और सेकंड पार्ट है SO4 2-। यही तो है। अब देखिए आप क्या होता है कि ये जो आयरन जो है, जो आपका आयरन है वो कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, हटा देता है। आप देख रहे हो अभी आपका सल्फेट आयन यहाँ पर कॉपर के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जब आप आयरन से रिएक्शन करवा दोगे तो क्या होगा कि कॉपर को आयरन यहाँ से हटा देगा और खुद जाकर के यहाँ हो जाएगा कि कॉपर को सब्स्टिट्यूट कर देगा, विस्थापित कर देगा, हटा देगा। इसीलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। अब आप सोचेंगे कि क्यों हटा देगा, आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि क्या कॉपर में सल्फेट का क्या बिगाड़ा था जो कॉपर हट गया यहाँ से और आयरन आकर के यहाँ लग गया, ठीक। तो इसको समझने के लिए जो है आपको समझना पड़ेगा वैद्युत रासायनिक श्रेणी को। इसको समझना पड़ेगा वैद्युत रासायनिक श्रेणी को। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है कि जो आपकी जितनी भी धातुएं होती हैं उनका कुछ ना कुछ जो है इलेक्ट्रोड विभव होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोड विभव। अब ये इलेक्ट्रोड विभव क्या है आने वाली क्लासेस में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो जो जितनी भी धातुएं हैं उनके एक इलेक्ट्रोड विभव होता है और एक मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो हम दोनों बातों को आगे आने वाली क्लासेस में समझेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार जो है एक सारणी बनाई गई है जिसको हम बोलते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या बोलते हैं? वैद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं इंग्लिश में। तो क्या है, उस श्रेणी की एक विशेषता होती है कि उस श्रेणी में वैद्युत रासायनिक श्रेणी जो सीरीज है आपकी, उस श्रेणी में जिस धातु का स्थान दूसरी धातु से ऊपर होता है वो क्या करती है, वो धातु अपनी नीचे वाली धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। समझ रहे हैं ना बात को? तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस धातु का स्थान ऊपर होता है वो धातु अपने नीचे वाली धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। उसके सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होता है उसको जो है सब्स्टिट्यूट कर देती है। जैसे जब आप विद्युत रासायनिक श्रेणी देखोगे तो कॉपर और आयरन में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन का जो स्थान है वो कॉपर से ऊंचा है, कॉपर से ऊंचा है, इसलिए आयरन जो है कॉपर को यहाँ से हटा देगा और खुद जो है सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, ठीक। और इसी रिएक्शन को हम बोलेंगे क्या, विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल विस्थापन अभिक्रिया के आप दे सकते हो। ये विस्थापन तभी होगा जब आप धातु जिसकी अभिक्रिया करा रहे हो दूसरी धातु के लवण के विलय के साथ, उसका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो है संबंधित धातु से ऊपर होना चाहिए। अगर यहाँ देख रहे हो, अगर आयरन का स्थान कॉपर से विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे होता तो ये अभिक्रिया ना होती, तो ये ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया तभी संभव होती है जब आपकी जो धातु है वो जो आपका लवण है धातु का दूसरी धातु का उससे अधिक सक्रिय हो। तो कॉपर और सल्फेट में जो है ज्यादा सक्रिय आपका आयरन है। क्या है? आयरन है, इसलिए आयरन यहाँ से कॉपर को हटा देगा और फेरस सल्फेट का निर्माण कर देगा। क्लियर होगी बात? तो ये है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है।
आइए अब आगे बात करते हैं थोड़ा। चौथा प्रकार है हमारा द्विविस्थापन क्रिया। कौन सी क्रिया? द्विविस्थापन क्रिया। तो आइए देखा जाए द्विविस्थापन क्रिया क्या होती है। तो द्विविस्थापन क्रिया जैसे जब दो बार विस्थापन हो जाए, आयनों का आदान प्रदान हो जाए, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे द्विविस्थापन क्रिया की परिभाषा, तो आप ऐसे बता सकते हो कि जब ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, अभिकारक में आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप जो है जब उत्पाद बनता है, तो आपकी वो अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे आपका है Na2SO4 प्लस BaCl2, आपका बनेगा BaSO4 प्लस 2Na। ये है। अब देखिए ध्यान से बात में, यहाँ पर ये है आपका यौगिक सोडियम सल्फेट, ठीक। ये है आपका बेरियम क्लोराइड, ठीक है। और ये है आपका बेरियम सल्फेट, ठीक। और NaCl आपका है सोडियम क्लोराइड, ध्यान से समझिए। जब आप सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से करवाते हो, तो यहाँ आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। आप देख रहे हो Na2SO4 में दो पार्ट हैं, Na2SO4 में दो पार्ट, 2Na प्लस SO4 2 माइनस। ये NaSO4 को जब आप वियोजित करोगे तो इस तरह का मिलेगा आपको 2Na प्लस और SO4 2 माइनस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या हो गया, प्लस, इस पर प्लस कैसे आ गया, इस पर माइनस कैसे आ गया। तो ये जब आप आगे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे हम वियोजित करते हैं, कैसे Na के ऊपर जो है एक धनावेश होता है और SO4 के ऊपर डबल माइनस होता है। जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सारा, ठीक। तो SO4 जो आपका सल्फेट आयन है, उस पर 2 यूनिट ऋण आवेश होता है, जबकि आपकी जो सोडियम धातु है उसके ऊपर 1 यूनिट धन आवेश होता है। सेम इसी तरह आपका बेरियम क्लोराइड है, इसमें जो है इसको आप जब वियोजित करोगे तो Ba2 प्लस, ठीक है, और 2Cl माइनस। क्लोरीन पर आपका 1 यूनिट ऋण आवेश होता है, और बेरियम पर, बेरियम धातु जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके जो है आपका धन आयन बनाती है Ba2 प्लस। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान, यानी जो सोडियम है आपका वो क्लोरीन से रिएक्शन कर लेगा और बेरियम आपका जाएगा सल्फेट से रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन कैसे होता है, इसके लिए कुछ परिस्थितियां भी होंगी, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने तुरंत इसको मिला दिया, आप सोडियम सल्फेट लाए, बेरियम क्लोराइड लाए, आपने दोनों को मिला दिया और जो है तुरंत आदान प्रदान हो गया। इसके बीच में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, प्रक्रम होते हैं, और कुछ आपकी कंडीशंस भी होती हैं। जब इस अभिक्रिया को कराने के लिए कुछ आपकी कंडीशन में कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों में जब आप पालन कराओगे तब ये अभिक्रिया होगी। क्लियर है। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब उचित परिस्थितियों में अभिक्रिया करेंगे तो आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। आयन क्या आपका आयन रूपी समीकरण जब आप लिखोगे तो इस तरह का होगा। तो सोडियम सल्फेट को जब आप जो है आयन रूप में लिखोगे तो 2Na प्लस SO4 2 माइनस, और आपका बेरियम क्लोराइड को जब आप आयन रूप में लिखोगे तो Ba2 प्लस और 2Cl माइनस, ठीक। तो आयनों का आदान प्रदान Na रिएक्शन करेगा सोडियम क्लोरीन से, और बेरियम आयन आपका सल्फेट आयन से रिएक्शन करेगा, तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ आयनों का आदान प्रदान हो गया। तो ये अभिक्रिया है आपकी द्विविस्थापन। क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है। ये जो बेरियम सल्फेट जो बनता है, ये क्या होता है, जिस पात्र में आप रिएक्शन करवा रहे होते हो, अभिक्रिया का जो आप बर्तन यूज करते हो, उसकी तली में जाकर के अवक्षेपित हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। इसीलिए इस रिएक्शन को आप जो है क्या बोलते हो, अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई उत्पाद जो है आपका जाकर के पात्र की तली में बैठ जाए, जो आपकी पात्र की तली होती है बर्तन की, उसके नीचे जाकर के जमा हो जाए, बैठ जाए, तो रिएक्शन आपका अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। सेडिमेंटेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? सेडिमेंटेशन, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया का एक उदाहरण है।
इसमें बेरियम सल्फेट जो है अवक्षेप के रूप में पात्र की तली के नीचे बैठ जाता है। क्लियर हो गई बात? तो द्वितीय विस्थापन की आपने पढ़ लिया। अब आइए अंतिम प्रकार जो है हमारा उसकी भी बात कर ले हम, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं ऑक्सीकरण तथा अपचयन की भी। देखिए ऑक्सीकरण और अपचयन में भी आपको केवल इतना जानना है, जब भी कोई पदार्थ जो है ऑक्सीजन को ग्रहण कर ले, कोई भी आपकी धातु है, अधातु है, या कोई भी यौगिक है, अणु है आपका, अगर वो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, ऑक्सीजन अणु को अगर वो ग्रहण कर ले तो हम कहेंगे उसका ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। जैसे समझिए बात को, जैसे एग्जांपल है हमारे पास कार्बन, कार्बन एक धातु है, आपको पता है, ऑक्सीजन ही ग्रहण कर ले, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे, इसको ग्रहण कर ले तो आपका कहेंगे कि ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो ये ऑक्सीकरण हो गया हमारा। कार्बन और ऑक्सीजन में रिएक्शन हुआ और कार्बन ने ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, तो ये आपका ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। ठीक, तो अपचयन को आप कैसे बताओगे? अपचयन में क्या होता है कि हाइड्रोजन का त्याग होता है, हाइड्रोजन का त्याग होता है। तो जब भी किसी भी पदार्थ में जो है ऑक्सीजन का त्याग होता है तो आप कहते हो, सॉरी ऑक्सीजन का त्याग नहीं होता, ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, माफ कीजिएगा, त्याग नहीं होता है, ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। क्लियर है? यहाँ पर आप देख रहे हो ऑक्सीजन को ग्रहण करना आपका ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। सेम इसी तरह हाइड्रोजन का जब योग होता है किसी पदार्थ में या हाइड्रोजन को ग्रहण किया जाता है तो वो आपका अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। क्लियर हो गई बात? ठीक, ध्यान रखिएगा बात को कि जब आपका ऑक्सीजन का योग होगा तो आपका ऑक्सीकरण कहलाएगा और जब आपका हाइड्रोजन का योग होगा तो आपका अपचयन कहलाएगा। क्लियर? ऑक्सीकरण अपचयन पर जो है डिटेल बात हम आने वाली क्लासेस में करेंगे। ये ऑक्सीकरण और अपचयन की पुरानी अवधारणाएं हैं कि ऑक्सीजन का योग जब किसी पदार्थ में हो जाता है तो वो क्रिया आपकी ऑक्सीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण क्रिया कहलाती है। सेम इसी तरह जब भी किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग हो जाता है तो वह क्रिया अपचयन क्रिया कहलाती है। ठीक, इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, इसको रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। और कई अभिक्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिसमें अभिकारकों का ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम रिडॉक्स अभिक्रियाएं भी बोलते हैं। ठीक, तो इनकी चर्चा हम आने वाली क्लासेस में डिटेल में करेंगे। जब हम जो है आगे अन्य रिएक्शंस को पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको अवश्य बताऊंगा कि ऑक्सीकरण और अपचयन किसका हो रहा है और ये कैसे होता है, किन किन परिस्थितियों में होता है, ये सारी बातें हम देखेंगे। ठीक, तो क्लियर हो गया आपको? तो ऑक्सीकरण और अपचयन में आपको अभी केवल इतना ही याद रखना है, जब भी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होगा तो ऑक्सीकरण, और जब हाइड्रोजन का योग होगा या ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, ऑक्सीजन हटेगी हाइड्रोजन आ जाएगी, तो आपकी वो अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। क्लियर हो गई बात? तो ये आपकी 5 तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं हो गई। बाकी पांचों प्रकारों को हमने पढ़ लिया। ठीक, अब थोड़ा बात कर लेते हैं, ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं इनसे हमें कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। तो आपका एक प्रोसेस होता है संक्षारण। क्या होता है? संक्षारण एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा धातुओं का क्षय हो जाता है, धातुओं का क्षय हो जाता है, धातुएं खराब हो जाती हैं। तो इसमें संक्षारण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका लोहे में जंग लग जाना। लोहे में जंग लग जाना एक संक्षारण का उदाहरण है। मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि जब लोहा जो है नमी की परिस्थितियों में ऑक्सीजन से संयोग करता है तो फेरिक ऑक्साइड की परत लोहे के ऊपर जम जाती है, ऑक्साइड की परत जम जाती है शुद्ध लोहे की धातु के ऊपर, और उसी परत को लाल भूरे रंग की जो परत होती है और उसी को हम बोलते हैं कि लोहे में जंग लग गया। आप देखते हो ना कि जैसे मान लीजिए खिड़की का आपका लोहा है, अगर आपने पेंट वगैरह नहीं किया है तो क्या होता है कि जब नमी आती है उस पर पानी वगैरह पड़ता है और ऑक्सीजन के संपर्क में जब लोहा आता है तो उसके ऊपर जंग लग जाता है। तो कारण यही है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आपका लोहा जो है क्या कर लेता है, फेरिक ऑक्साइड बना लेता है और ऑक्साइड की परत उस लोहे के ऊपर जम जाती है और धीरे धीरे लोहे का क्षय होना चालू हो जाता है, और इसी प्रोसेस को आप बोलते हो संक्षारण। क्या बोलते हैं? संक्षारण। सेम इसी तरह जो है जो आपकी खाद्य सामग्रियां होती हैं, खाने वाली वस्तुएं आप देखते हो खराब हो जाती हैं, जो आपकी सब्जियां हैं या आप जो खाना बना के रख देते हो वो खराब हो जाता है ना, फल है आपके कुछ दिनों में खराब हो जाते हैं। उसका भी कारण जो है यही है कि वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं और अपचयित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? उनका अपचयन हो जाता है जिसके फलस्वरूप वो खराब हो जाती हैं।
और इसको खराब होने की इसी प्रक्रिया को आप विकृत गंधिता बोलते हो। उसमें से गंध आने लगती है ना, विकृत हो जाती है, वो गंधित हो जाती है, उनसे गंध आने लगती है और खाने योग्य वो नहीं रह जाती। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका जो खाद्य सामग्रियों के खराब होने का है, इसको हम विकृत गंधिता बोलते हैं। और विकृत गंधिता को रोकने के लिए बहुत सारे उपाय भी हम कर सकते हैं, जैसे हम प्रतिऑक्सीकारक का यूज कर सकते हैं, यानी ऐसा कोई भी पदार्थ हम इस्तेमाल कर सकते हैं खाद्य सामग्रियों में जो अपचयन को रोके, ऑक्सीजन के साथ खाद्य सामग्रियों के जो अपक्रिया हो रही है उसको रोक दे, उसको हम बोलते हैं प्रतिऑक्सीकारक। ठीक है, तो हम प्रतिऑक्सीकारक का इस्तेमाल करके विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। इसके अलावा हम शीतलन का प्रयोग करके, कूलिंग का प्रयोग करके भी जो है खाद्य सामग्रियों को सुरक्षित कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? ये विकृत गंधिता रोकने के हमारे दो महत्वपूर्ण उपाय हैं कि एक शीतलन के द्वारा, देखते हो आप अगर फल व सब्जियों को या खाद्य सामग्री को रेफ्रिजरेटर वगैरह में रख देते हैं तो जल्दी खराब नहीं होती है, उनको शीतलन मिलता रहता है जिससे कि जो है वो जल्दी खराब नहीं होती। तीसरा उपाय है आपका कि आप वायुरोधी बर्तन में उसको रख दें, यानी जो आपका ऐसा बर्तन आप इस्तेमाल करें खाद्य सामग्रियों को ढकने के लिए जिसमें ऑक्सीजन आपकी ना जाती हो, यानी वो जो है पूरी तरह से ऑक्सीजन प्रूफ हो, ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए, तब भी आप जो है वस्तुओं को खराब होने से रोक सकते हैं। तो ये विकृत गंधिता रोकने के कुछ उपाय भी हमने देख लिए। तो इस पार्ट में जो है यही सारी चीजें थी, तो हमने लगभग इस पार्ट के सारे टॉपिक्स पर बात कर ली है। ठीक है, तो अब हमारी तरफ से ये पार्ट यहीं पर समाप्त किया जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है अगले पार्ट को शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग जो है इस पार्ट को देख करके ध्यान से अपने नोट्स वगैरह बनाते रहिए। जो भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।